If you like the video, please subscribe our channel like this and press the bell icon for never missing our new updates. करने वाले हैं जो टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है फोर्स। फोर्स बहुत ही कॉमन चीज़ है और ये मैं एक्चुअली मैं स्टैंडर्ड 8 के लिए पढ़ा रहा हूँ या कुछ कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझ जाए फोर्स के बारे में। तो फोर्स हम पहले तो हम देखें कि हमारे जीवन जो रेगुलर डे टू डे लाइफ में है उसमें हम बहुत सारी चीज़ें जो फोर्स लगाते हैं, जैसे आप कोई भी चीज़ को पुश करना हो या इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, वहाँ भी हम फोर्स लगाते हैं। ठीक है, और पहले हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से कि फोर्स की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो फोर्स की डेफिनेशन है अ फोर्स इज अ पुश और पुल upon an object resulting from its interaction with another object। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, फोर्स एक पुश या पुल है अपॉन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटरेक्शन विद। आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, आप इसमें कॉमन की पॉइंट निकालिए। तो हम इसमें की पॉइंट क्या निकालते हैं, पुश और पुल, और ये इंटरेक्शन विथ अनदर ऑब्जेक्ट। ये दो पॉइंट लेके आप पूरा फोर्स का डेफिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, पुश और पुल हो गया आपका, जो आप जैसे कोई भी सामान पे या कोई भी ऑब्जेक्ट पे आप धक्का दे रहे हैं या उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, पुश या पुल। रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटरैक्शन, ये जो इंटरैक्शन बोला है इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिजिकल इंटरैक्शन लगाए, जरूरी नहीं है कि आप हाथ से उसको धक्का मारेंगे तो ही होगा। आपने बहुत सारे फोर्सेस सुने होंगे, जैसे आप ग्रेविटेशनल फोर्स सुने हैं कि अगर आप कोई भी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ट्रैजेक्टरी है इसका, अगर उसके ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो वो कुछ देर ऊपर जाएगा, एक पॉइंट रीच करेगा, वापस बैक आएगा। तो इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, जिसमें हमने दो ऑब्जेक्ट, आपको जरूरी नहीं है कि दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हो। ठीक है, तो ये जो इंटरैक्शन है जरूरी नहीं है फिजिकल हो। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्स का डेफिनेशन। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब न्यूटन ने हमको फोर्स के बारे में कहा है, न्यूटन ने 3 लॉ दिया है। ठीक है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। ये शायद आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा मुझे पता नहीं है। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड लॉ है आपका जिसमें हमको डेफिनेशन मिलता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये एक्चुअली में एक्सेलरेशन ये डेरिवेशन है, पूरा एक सब्जेक्ट है, एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। और ये थर्ड लॉ जो है ये इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो अब हम पहले जैसे हमने एक डिस्कस किया कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, ये जो आपको डेरिवेशन है ये अगर आपको चाहिए हो तो मैं आगे वीडियोस में बनाने वाला हूँ, इसका डेफिनेशन कैसे आया जो भी है। तो पहले जैसे अब हमको फोर्स का पता चल गया, ये फोर्स है, तो अब इसका हमको यूनिट पता करना होगा, क्योंकि हर एक, जैसे आपको पता है मास का जो यूनिट होता है वो केजी होता है, एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो फोर्स का भी कुछ यूनिट होता होगा। ठीक है, तो जैसे अगर आप फोर्स इज इक्वल टू लिखते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, तो आप इसको केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। ये फोर्स का यूनिट हो गया। अगर आपको दूसरा यूनिट जो यूनिट इसका है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन। न्यूटन फोर्स का यूनिट है और इसको ही हम लोग यूज करते हैं, इसको हम लोग कैपिटल एन से यूज करते हैं। ठीक है, आपको कभी भी आपको अब कुछ बोला जाए जैसे कि यहाँ पे एक फोर्स लगा है, जैसे 8 न्यूटन का फोर्स लगा है। ठीक है, तो ये 8 जो है ये मैग्नीट्यूड हुआ, फोर्स का मैग्नीट्यूड, और ये न्यूटन उसका यूनिट हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमको जैसे बहुत जगह बोला जाता है, क्लास में भी पूछा जाता है कि 1 न्यूटन को डिफाइन करो, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप लिखिए फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, आप इसका यूनिट लिख लीजिए न्यूटन, इसका हो गया केजी और इसका हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबके आगे 1 लगा दीजिए।
ठीक है। अब आपको 1 न्यूटन का डेफिनेशन पता करना है, तो आप क्या बोल सकते हैं? फोर्स डेफिनेशन आपको पता करना है तो आप बोल सकते हैं 1 kg के बॉडी पे अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है कोई भी ताकत, तो उसको हम लोग 1 न्यूटन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम इजिली अब डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? 1 न्यूटन force is said to be 1 Newton if it produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg। ठीक है, तो अब इसको हम लोग आराम से बोल सकते हैं ना कि कोई भी अगर 1 kg का अगर हम एक्सेलरेशन अगर हम कोई भी धक्का लगाए और उसमें उसका 1 kg का बॉडी है, वो अगर वो आगे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जाता है तो उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे 1 न्यूटन का फोर्स है वो। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे जैसे फोर्स क्या क्या कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम कोई भी बॉडी स्टेशनरी है, स्टेशनरी मीन्स रेस्ट में, ठीक है, अगर उस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई किया हमने, तो ये क्या करेगा? मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो ये क्या करेगा? सबसे पहला चेंज इन स्टेट, ठीक है, फिर ये चेंज इन डायरेक्शन, अगर कोई भी बॉडी है, समझ लीजिए कि हम ऐसे ये बॉडी है, ये इस डायरेक्शन में हमने ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, मूविंग इन दिस डायरेक्शन। अगर हम फोर्स इसको कोई एंगल पे लगाते हैं, इस एंगल पे फोर्स लगाएं, तो क्या होगा? ये इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो इससे क्या होगा? इसका डायरेक्शन जो सीधा था, स्ट्रेट लाइन लीनियर था, वो चेंज हो गया। अभी भी लीनियर है लेकिन ये चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया। ठीक है, अब हम चलिए बात करेंगे कि और भी क्या क्या कर सकता है। ये मोशन को भी चेंज कर सकता है। जैसे आप अगर बॉडी मूविंग कर रहा है, अगर कोई भी बॉडी मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो उसको अगर हम यहाँ से इस तरह से फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा? ये रुक जाएगा, रुकेगा ना। तो यही है कि ये चेंज करेगा, आपके स्टेट को चेंज कर दिया। एक मोशन है, स्टेट रेस्ट में है, तो वो दोनों चेंज कर देगा, या तो फिर आपका डायरेक्शन चेंज करेगा। ठीक है, और अगर आप परपेंडिकुलर लगाएंगे, अगर ये बॉडी है, इस पे आप परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं, इसका मूविंग डायरेक्शन ये है। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री किसके साथ? मूविंग डायरेक्शन के साथ। ये मूविंग पार्ट है इसका। अगर इस तरफ बॉल मूव कर रहा है, तो अगर हम उसके 90 डिग्री, मतलब ये 90 डिग्री बन रहा है आपका, ठीक है, 90 डिग्री का तो साइन आपको पता है ऐसा होता है। ठीक है, तो ये अगर 90 डिग्री बना रहा है, तो ये इसके डायरेक्शन को चेंज करेगा, ना कि इसके स्पीड को। ठीक है, स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट, सेम, नॉट कांस्टेंट, सेम, बट द डायरेक्शन विल चेंज। ठीक है, तो ये अपना था फोर्स के बारे में। और भी है, जैसे अभी मैं आपको फर्स्ट लॉ की बात कर रहा था। फर्स्ट लॉ जो तो अपना है, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लॉ है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट continues to be in state of motion with the same speed and in the same direction unless acted upon by an unbalanced force. It is the natural tendency of an object to resist any change in their state of rest or motion. इसका मतलब बहुत सिंपल है कि अगर कोई भी बॉडी है, अगर समझ लीजिए कि कोई भी बॉडी हो, ये एक बॉडी है, ये रेस्ट पे है, रुकी हुई है। ठीक है, ये अगर रुकी हुई है, तो इस पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो ये हम लोग को रजिस्ट करता है। आपने भी देखा होगा कि वो रजिस्ट करता है कि नहीं, मैं नहीं खसकूंगा, मैं आगे नहीं जाऊंगा। तो अगर हम इस पे फोर्स लगाते हैं तो वो रजिस्ट करता है। ठीक है, अगर ये बॉडी को हमने उस जो रजिस्ट कर रहा है उससे ज्यादा फोर्स लगाया तो वो मूव करने लगता है। ये आपको सबको पता है। तो इसमें वही बोला गया है, इसमें और कुछ नहीं बोला गया है कि एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन मोशन
with the same speed and in the same direction unless acted upon by the unbalanced force. अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, कोई बॉडी चल रहा है, तो वो चलता ही रहेगा, उसी समय उसी डायरेक्शन उसी स्पीड में चलता ही रहेगा जब तक उस पर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स डाल के उसको रोकने की कोशिश नहीं करो या उसकी स्पीड डिक्रीज करने की कोशिश ना करो, ठीक है। और अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करो उसको आगे बढ़ाने के लिए या कुछ करने के लिए। तो एक ये बोला गया है कि एक बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि जो वो स्टेट पे रहता है वही स्टेट पे वो रहना चाहता है, तो उसी को इन्होंने नाम जो दिया है कि लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया एक्चुअली में इनर्शिया का मतलब होता है रजिस्ट, विरोध करना, कोई भी चीज का विरोध करना। तो लॉ ऑफ इनर्शिया इसीलिए इसको बोला गया क्योंकि ये अपने स्टेट से हटने के लिए विरोध करता है, कभी भी वो स्टेट को छोड़ना नहीं चाहता है, इसीलिए इसका नाम लॉ ऑफ इनर्शिया दिया गया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बैलेंस फोर्सेस एंड अनबैलेंस फोर्सेस के बारे में। बहुत ही सिंपल है ये बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक ब्लॉक है मान लीजिए, ठीक है, ये यहाँ पे रखा गया है। इसको अब मैं यहाँ से एक फोर्स लगा रहा हूँ 8 न्यूटन का, ठीक है, और ये सेम फोर्स मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, फोर्स इज इक्वल टू 8 न्यूटन। अब आप बताइए मेरे को, जब दोनों तरफ से एक ही फोर्स लगाया जा रहा है तो क्या ये बॉडी हिलेगा? नहीं हिलेगा, बिल्कुल नहीं हिलेगा। इसीलिए, और अगर आप समझ लीजिए यहाँ पे मैं और 2 न्यूटन का फोर्स लगा देता हूँ तो बॉडी हिलेगा? जी बिल्कुल हिलेगा। और मूविंग डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स। जिस तरफ, जैसे ये अब 2 मिलके कितना हो गया? 10 न्यूटन हो गया, तो मतलब 2 न्यूटन के फोर्स ज़्यादा हो गया इधर, तो ये इस तरफ मुड़ेगा, ठीक है। तो पहला वाला जो केस था, जब हम 8 न्यूटन दोनों तरफ लगा रहे थे और बॉडी अपना रेस्ट पोजीशन चेंज नहीं कर रहा था, जो पोजीशन में था वही पोजीशन में था, तो उसको हम बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। बैलेंस फोर्स में क्या होता है? इक्वल फोर्स लगाते हैं, इक्वल फोर्स, ठीक है, एंड द स्टेट डजंट चेंजेस, स्टेट डज नॉट चेंज, ठीक है। लेकिन एक चीज है, शेप एंड साइज चेंज होगा, शेप एंड साइज चेंज हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप समझ लीजिए कोई आपकी टेनिस बॉल है, उसको आप अगर दोनों तरफ से प्रेशर लगा रहे, फोर्स लगा रहे, सॉरी प्रेशर नहीं फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होगा? स्क्वीज हो जाता है, तो इसीलिए शेप चेंज होगा। ये सब ध्यान रखिए। आपका वन फिल इन द ब्लैंक्स है, वन वर्ड में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हो तो पूछ सकता है कि अगर हम बैलेंस फोर्स लगा रहे हैं तो उसका शेप चेंज होगा कि नहीं होगा, ये सब जानकारी आपकी जरूरी है। अब अनबैलेंस फोर्स जो है उसमें क्या होता है? अनइक्वल फोर्स होता है। स्टेट चेंज होगा? बिल्कुल होगा। और शेप भी चेंज होगा, ठीक है। ये 3 कंडीशन अनबैलेंस और बैलेंस फोर्स है ये, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस की। टाइप का है, एक है कांटेक्ट फोर्स और एक है नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, कांटेक्ट मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेगा, ठीक है। अब समझ लीजिए आप कोई भी बॉडी को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं अपने हाथों से, ठीक है, ह्यूमन हैंड से, तो आपका हैंड और ये ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कांटेक्ट फोर्स है। जब कोई भी बॉडी एक दूसरे से कांटेक्ट में हो तो उसको हम कांटेक्ट फोर्स का नाम देते हैं, ठीक है। और ये नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या हुआ? नॉन कांटेक्ट फोर्स वो हुआ कि हम, जैसे मैंने अभी आपको पहले शुरुआत में एक एग्जांपल दिया था नॉन कांटेक्ट फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। और अब हम कांटेक्ट फोर्स के जैसे टाइप्स मान ले तो मस्कुलर फोर्स बोल सकते हैं। पर्सन अपने हाथ से अगर फिजिकली फोर्स लगा रहा है मसल्स के द्वारा, तो उसको क्या छूना तो पड़ेगा ना कोई बॉडी को भी ना छुए तो हिलेगा नहीं बॉडी,
तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, मस्कुलर फोर्स। तो ये हम कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर बोल सकते हैं। और एक फोर्स बताइए, और एक फोर्स हम फ्रिक्शनल फोर्स बोल सकते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स एक्चुअली में एक रेजिस्टेंस टाइप का फोर्स है। रेजिस्टेंस मतलब विरोध, कोई चीज का विरोधी फोर्स है, विरोधी दल है ये अपना, ठीक है, रेजिस्टेंस फोर्स है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, ये एक पूरा एक चैप्टर है। आगे अगर आप हायर स्टडीज करेंगे तो इसका भी एक चैप्टर पूरा बनता है इसमें, और बहुत कुछ है इसमें। लेकिन जनरली अगर कोई मूविंग बॉडी होती है तो उस पर जो रेजिस्टेंस फोर्स होता है, जैसे आप सोच लो कि अगर आप प्लेन सरफेस में स्केटिंग कर रहे हो और एक रोड पे आप स्केटिंग कर रहे हो, तो स्केटिंग कहाँ स्मूथ होगी, जहां मार्बल वाला सरफेस वहां ज्यादा स्मूथ होगी, वहां रेजिस्टेंस कम होता है, वहां फ्रिक्शनल फोर्स कम होती है। और नॉर्मल आप रोड पे जाओगे वहां फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होती है। टायर भी आप देखे होगे कि उसको कटा कटा बनाया जाता है, कि हर शेप उसका वैसा बनाया जाता है क्योंकि उसमें ज्यादा फ्रिक्शन आता है, नहीं तो गाड़ी क्या आपकी स्किड हो जाएगी, ठीक है। ये सब हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो अभी हम यहीं तक सीमित रहते हैं, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। कॉन्टैक्ट तो आप समझ गए, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स अब बात करते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर क्या क्या आ जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा, फिर आपका इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा, फिर आपका मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे फोर्सेस हैं। तो अब हम मैग्नेटिक फोर्स कैसे है वे पता करें। जैसे आप समझ लो कि आपके पास दो मैग्नेट है, चलो दो मैग्नेट मान लो, ठीक है, और दोनों ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो ये क्या होगा, आपको पता है लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। तो ये अनलाइक पोल है, ये क्या होंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गए, लेकिन ये दोनों में पहले इंटरेक्शन नहीं था, ठीक है। तो इसको हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की थी हमने, अगर आप ऊपर फेंकोगे कोई चीज को, वो वापस नीचे आएगा थोड़ी हाइट को, सर्टेन हाइट को गेन करके, तो वो क्या हुआ, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ। लेकिन उसमें हमको कोई भी कांटेक्ट नहीं है, एक सरफेस के और इसके सरफेस के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है। तो ये है हमारे फोर्सेस के बारे में। इलेक्ट्रिक फोर्स में भी अगर आप जानना चाहोगे तो मैं बता दूंगा आपको, कि अगर जैसे आपने एक एग्जांपल पढ़ा होगा ग्लास रॉड और इबोनाइट का, पढ़ा होगा ना। ग्लास रॉड को अगर हम, ग्लास रॉड अगर आप समझ लो, ये ग्लास रॉड है, ठीक है, और यहाँ पे इबोनाइट है। इबोनाइट एक मटेरियल होता है और एक ग्लास रॉड है। इसको अगर हम लोग सिल्क के कपड़े पे रगड़ते हैं, ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज गेन होता है, और अगर हम लोग इसको वूल पे रगड़ते हैं तो इसमें नेगेटिव चार्ज गेन होता है। अब ये दोनों को सामने अगर आप लाओगे या दूसरों को एक दूसरे थोड़ा दूर रखोगे तो ये अट्रैक्ट करते हैं। ये अपना इलेक्ट्रिक फोर्स के अंदर आता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं एक दूसरे से मॉलिक्यूल्स। ये भी एक इलेक्ट्रिकल का पूरा एक पोर्शन है, मतलब इलेक्ट्रिकली कैसे चार्ज होते हैं, स्टैटिक फोर्स बोलते हैं इसको, या क्या है, सब कुछ है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसका एक पूरा चैप्टर है। तो ये हमारे फोर्स के बारे में था। एक बार रिकैप्चुलेट कर लेंगे कि फोर्स क्या होता है। फोर्स हम नॉर्मल पुल एंड पुश हो गया आपका, ये दो कीवर्ड है, इसको हमेशा याद रखें। इंटरेक्शन होना चाहिए बॉडी में, इंटरेक्शन जरूरी नहीं है कि फिजिकल हो या कॉन्टैक्ट टाइप हो, नॉन कॉन्टैक्ट इंटरेक्शन भी होता है, जो मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की। फिर अपना लॉ ऑफ इनर्शिया, जो मैंने बात की कि अगर कोई भी बॉडी अगर अपने स्टेट पे रहता है तो वो अपने स्टेट पे ही रहना चाहता है, वो अपने आप को उस स्टेट से चेंज नहीं करना चाहता है, तो उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। अब ये सेकेंड लॉ जो है ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें ये अच्छा है, इसके इसीलिए मैं अलग से सब्जेक्ट इसको टॉपिक रखूंगा, इसीलिए मैंने इसको आपको डिस्कस नहीं किया है। थर्ड लॉ बहुत सिंपल है, सबको पता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब ये फोर्स का जो अपने सेकेंड लॉ से ये जो आया है डेरिवेट करके, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इससे आप एक पूरा ये बना सकते हो। इसको हम लोग न्यूटन बोलते हैं, एक न्यूटन का फोर्स। अब एक न्यूटन का फोर्स हमको अगर डिस्कस करना है, कैसे इसको डिफाइन करना है, ये डेफिनेशन याद रखिएगा, जो तरीका मैंने बताया ना ये याद रखिएगा, तो आपको हर एक जितना भी यूनिट है उसका बनाने में बहुत इजी होगी, ठीक है। फिर फोर्स क्या क्या करता है, स्टेट चेंज कर देता है, ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर देता है, और क्या करता है, और स्पीड चेंज करता है, बिल्कुल कर देता है, स्पीड भी चेंज करता है। तो ये सब सारे फोर्स के इफेक्ट है, ठीक है। और हम जैसे और बात करें कि फर्स्ट लॉ हमने बता दिया कि क्या है, इनर्शियल लॉ ऑफ इनर्शिया। अब बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स के बारे में बात की हमने, तो वो हमने बात कर ली है, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। अगर दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का है, मैग्नीट्यूड मैंने बताया आपको, इक्वल मैग्नीट्यूड का है तो वो
इक्वल फोर्स नहीं, इक्वल मैग्नीट्यूड। इक्वल मैग्नीट्यूड का है तो उसको हम लोग बैलेंस फोर्स बोलते हैं। उसमें क्या होता है, स्टेट चेंज नहीं होता है, शेप चेंज हो जाता है। अनबैलेंस फोर्स में एक अनइक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स होता है, मैग्नीट्यूड है ये, स्टेट चेंज होता है जी, बिल्कुल होता है, शेप भी चेंज होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेज, जो अभी हमने बात की कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट, दो टाइप की फोर्सेस है। इसके अंदर हमने बात की मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स, और ये हो गया अपना नॉन कॉन्टैक्ट में ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक। तो ये सारे फोर्स हमने बात की है। ये आज के लिए इतना ही है। फोर्स सारा हमने जो 8th स्टैंडर्ड का जो फोर्स है जो मैंने देखा है वो सारा हमने कवर कर लिया है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमको बता सकते हैं, इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं नीचे बॉक्स में। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।